गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है एक्सियोम 4 मिशन। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक हिस्टोरिक मोमेंट हुआ है जब इंडिया के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जो है वो एक्सियोम 4 मिशन पर जो है वो उन्होंने उसे पायलट किया है। तो ये पहले इंडियन बने हैं 41 ईयर्स के बाद जिन्होंने कार्बन लाइन को क्रॉस किया है आफ्टर राकेश शर्मा 1984 में जो उन्होंने क्रॉस किया था। तो कार्बन लाइन क्या है? बेसिकली एक इमेजिनरी बाउंड्री है 100 किलोमीटर्स के ऑल्टीट्यूड पर अबव द सी लेवल, जिसको हम मानते हैं कि वो अर्थ के एटमॉस्फेयर और आउटर स्पेस की बाउंड्री है। तो इंडिया की जो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट का माइलस्टोन है, अगर हम देखें तो इंडिया की जो ये शुभांशु शुक्ला जी का जो मिशन है, ये ह्यूमन स्पेस फ्लाइट जो है इंडिया के लिए एक रूटीन बनाने का बिगिनिंग हो सकता है। इसरो ने अपनी 2022 की डेडलाइन को मिस कर दिया है ह्यूमन स्पेस फ्लाइट की, गगनयान प्रोग्राम की। और अब जो है वो एक्सियोम 4 मिशन से उसे एक नवा बल मिला है। तो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक की टूल बन सकता है साइंटिफिक, कमर्शियल और जियोपॉलिटिकल लिवरेज का। इसरो ने एक्सियोम 4 में एक इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले किया है, सिर्फ एक पैसेंजर पार्टनर ही नहीं है वो। नॉलेज जो हमें मिलेगी एक्सियोम 4 से, वो हमारे गगनयान प्रोग्राम को हेल्प करेगी या स्ट्रेंथन करेगी। इसरो ने प्लान किया है कि वो अपना एक खुद का स्पेस स्टेशन भी बनाएंगे और एस्ट्रोनॉट्स भेजेंगे मून पर 2040 तक। तो स्पेस एक बहुत इम्पैक्टफुल टेक्नोलॉजी है फ्यूचर के लिए, खासकर एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग और क्लीन एनर्जी के साथ। लेकिन अनलाइक अदर टेक डोमेन्स जहाँ पर इंडिया शायद लैग भी करता हो, लेकिन स्पेस एक ऐसा एरिया जहाँ पर इंडिया लीडिंग पोजीशन पर है और compete कर रहा है स्पेस जायंट्स लाइक यूएस और चाइना के साथ। इंडिया एक टॉप स्पेस पावर है, फिर भी सिर्फ 2% ही ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है, जिसको बढ़ाने की ज़रूरत है। और ह्यूमन स्पेस फ्लाइट जो है ये, इससे यंग इंडियंस को इंस्पिरेशन और मिलेगा ताकि न्यू टैलेंट जो है वो स्पेस सेक्टर में अट्रैक्ट हो सके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, समनिंग ऑफ लॉयर्स। टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि समनिंग जो है लॉयर्स की एडवाइस करने के लिए क्लाइंट्स को, उनके राइट्स को वॉलेट करती है और ऑटोनॉमी ऑफ लीगल प्रोफेशन को अंडरमाइन करती है। सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स तब किए जब गुजरात बेस्ड लॉयर को पुलिस ने समन कर दिया था उन अपने क्लाइंट को हेल्प करने के लिए, बेल सिक्योर करने के लिए। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 जो है वो प्रिविलेज स्टेटस देता है कम्युनिकेशंस बिटवीन लॉयर्स एंड और उनके क्लाइंट्स के बीच में, और थर्ड पार्टी डिस्क्लोजर से उन्हें बचाता है या प्रोटेक्ट करता है। तो सेक्शन 132 जो है बीएसए का, वो प्रोहिबिट करता है एडवोकेट्स को कि उन्हें क्लाइंट कम्युनिकेशन डिस्क्लोज नहीं करनी है, ठीक है, इवन पोस्ट एम्प्लॉयमेंट। लॉयर्स जो है वो एग्जाम्प्ट होते हैं टेस्टिफाइंग करने के लिए या फिर डिस्क्लोज करने के लिए क्लाइंट कम्युनिकेशन इन एनी फॉर्म। ये प्रिविलेज सिर्फ लीगल प्रोफेशनल्स को ही एक्सक्लूसिवली अवेलेबल है। इंडियन कोर्ट्स ने कंसिस्टेंटली कहा है कि पुलिस या फिर प्रोसिक्यूशन एजेंसीज जो है वो समन नहीं कर सकती लॉयर्स को सिर्फ अपने क्लाइंट्स को एडवाइस करने के लिए। बॉम्बे हाई कोर्ट हो चाहे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट हो, टाइम एंड अगेन उन्होंने रिसेंटली अब जो ये समन्स जो भेजे जाते हैं एडवोकेट्स को, उसको क्वैश किया है। तो ये अटॉर्नी क्लाइंट प्रिविलेज जो है, इसको सेक्शन 132 ऑफ बीएस से जो है वो अपहेल्ड करता है, री करते हैं इसको एडवोकेट्स एक्ट भी, जो कि सेंट्रल है मेंटेन करने के लिए इंटेग्रिटी ऑफ लीगल प्रोफेशन। तो ये प्रिविलेज इंश्योर करती है कि लॉयर्स जो हैं वो इम्पार्शियल और फेयरलेस एडवाइस दें बिना फेयर ऑफ कोवर्जन के या रिप्राइजल के। समन किया जाएगा अगर लीगल प्रोफेशनल्स को बिना किसी एविडेंस के और रॉन्ग डूइंग के, तो उससे उनके जो प्रोटेक्शन है वो भी वायलेट होगी और इंस्टीट्यूशनल बैलेंस जो है बार बेंच और एग्जीक्यूटिव का, वो भी ख़राब हो जाएगा या फिर थ्रेटन होगा। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, ब्लैक मास रिकवरी टेक्नोलॉजी। टॉपिक साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड ने फाइनेंशियल सपोर्ट एक्सटेंड किया है कमर्शलाइजेशन के लिए इंडिजिनस बैटरी रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी को। तो ब्लैक मास रिकवरी टेक्नोलॉजी में क्या होता है? पहले तो ब्लैक मास क्या होता है? एक टर्म है जिसमें कि डार्क या ग्रैनुलर मटेरियल जो होता है लिथियम आयन बैटरीज का, जो बच जाता है एंड में उनकी जो है उसको श्रेड किया जाता है रिसाइकलिंग के लिए। और इसमें कई तरह के वैल्यूएबल मिक्स ऑफ मेटल्स होते हैं, जैसे लिथियम, कोबाल्ट, निकल, मैंगनीज और ग्रेफाइट। ये मटेरियल एसेंशियल होते हैं प्रोडक्शन ऑफ न्यू बैटरीज के लिए। अब ये ब्लैक मास रिकवरी टेक्नोलॉजी है क्या? डिज़ाइन की गई है एक्सट्रैक्ट करने के लिए ब्लैक ग्रेड लिथियम, कोबाल्ट, निकल और मैंगनीज को फ्रॉम एंड ऑफ लाइफ लिथियम आयन बैटरीज। इंश्योर करती है ये टेक्नोलॉजी कि हाई सेपरेशन एफिशिएंसी हो और रिकवरी रेट्स लगभग 97 से 99% रहे। तो इसमें कलेक्शन, श्रेडिंग, मेटल लीचिंग, डाउनस्ट्रीम प्योरिफिकेशन सब कुछ आता है। मिनिमाइज इस अगर इस टेक्नोलॉजी को हम
कमर्शलाइज करेंगे तो हमें क्रिटिकल मिनरल्स कम इंपोर्ट करने होंगे, और जो रिकवर्ड बैटरी ग्रेड कंपाउंड्स हैं वो ग्लोबल स्पेसिफिकेशंस को भी मीट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर। ये टॉपिक आपके इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है एक प्रपोजल डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का कि इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर जो है वो का जो साउथ एशिया रीजनल सेंटर है वो आगरा में एस्टैब्लिश किया जाएगा। तो इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर 1971 में फाउंड हुआ, एक रिसर्च फॉर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फोकस है पोटैटो, स्वीट पोटैटो और इंडियन रूट्स एंड ट्यूबर्स को के ऊपर रिसर्च करना। तो ये इनोवेटिव साइंस बेस्ड सॉल्यूशंस देता है ताकि एक्सेस टू अफोर्डेबल न्यूट्रिशियस फूड मिल सके। रिसर्च जो है वो 13 CGIAR सेंटर्स या अलायंसेस द्वारा की जाती है। इसका हेडक्वार्टर अभी तो लीमा में है, मतलब पेरू में है, और इसकी रिसर्च प्रेजेंस लगभग 20 कंट्रीज़ में है, अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका की। इंडिया का जो सेंटर है वो सिर्फ डोमेस्टिक फार्मर्स को नहीं बल्कि साउथ एशियन कंट्रीज़ को भी सर्व करेगा। इंडिया जो है आपको पता होगा कि वर्ल्ड का सेकेंड टॉप प्रोड्यूसर और कंज्यूमर ऑफ पोटैटो है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंटीग्रेटेड बायोडाइवर्सिटी असेसमेंट टूल अलायंस। ये टॉपिक आपके इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली इंटीग्रेटेड बायोडाइवर्सिटी असेसमेंट टूल अलायंस जो है उन्होंने अनाउंस किया है कि 2024 इन्वेस्टमेंट जो उन्होंने बायोडाइवर्सिटी डेटा में की है वो $2.5 मिलियन रीच हो चुकी है। तो ये इंटीग्रेटेड बायोडाइवर्सिटी असेसमेंट टूल अलायंस 2008 में फाउंड हुआ था। कोलैबोरेशन है ये 4 ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में, जैसे बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, कंजर्वेशन इंटरनेशनल, IUCN, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर। तो ये एक ट्रस्टेड रिसोर्स है ऑर्गेनाइजेशंस का वर्ल्ड वाइड, जिसमें कि प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट्स, नॉट फॉर प्रॉफिट्स, रिसर्च इंस्टीट्यूशन सब आते हैं ताकि बायोडाइवर्सिटी डिसीजंस जो है वो लिए जा सकें। तो ये कमर्शियल एक्सेस भी देता है ये इस प्लेटफॉर्म का, जो कि वर्ल्ड का मोस्ट अथॉरिटेटिव बायोडाइवर्सिटी डेटा प्लेटफॉर्म है, और ये नेटवर्क ऑफ कंजर्वेशन और साइंटिफिक एक्सपर्टीज़ इसको सपोर्ट करती हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कैम्ब्रिज में, UK में। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं पासपोर्ट सेवा पोर्टल। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। पासपोर्ट सेवा पोर्टल ने वाइड स्प्रेड सर्वर इश्यूज रिसेंटली रिपोर्ट किए हैं। तो पासपोर्ट सेवा पोर्टल मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का जो है ये प्लेटफॉर्म है इन पार्टनरशिप विद TCS, और ये सिंप्लीफाई करता है पासपोर्ट एप्लीकेशन और रिन्यूअल प्रोसेस को इंडिया में। यूज़र फ्रेंडली पोर्टल है, कई तरह की पासपोर्ट सर्विसेज इस पे ऑनलाइन मिल जाती हैं। MEA जो है वो सोवरेन फंक्शंस रिटेन करता है इस पर, जैसे वेरिफिकेशन ग्रांट करना पासपोर्ट या इशू करना पासपोर्ट, ओनरशिप ऑफ कोर असेट्स भी। ये पोर्टल कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देती है रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट्स जो भी रिक्वायर्ड हैं या प्रोसेस जो फॉलो करना होता है। इसको जो है कोई भी आपको पासपोर्ट सेवा अगर यूज़ करनी है तो उसके लिए मैंडेटरी है आपको पासपोर्ट सेवा ऑनलाइन पर पहले रजिस्टर करना होगा। अब पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का ही प्रोजेक्ट है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर द इशुएंस ऑफ पासपोर्ट्स टू इंडियन सिटीजन्स, और इसको लॉन्च किया गया था मई 2010 में। इस प्रोजेक्ट के अंदर पासपोर्ट सेवा केंद्र बनाए गए हैं अक्रॉस द कंट्री, और ये वर्क कर रहे हैं एज एक्सटेंडेड आर्म्स ऑफ रीजनल पासपोर्ट ऑफिसेज। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं लेप्टोस्पिरोसिस। ये टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 5 लोग जो है उनको लेप्टोस्पिरोसिस हो गया है केरला में, ये जो कि एक फेटल जूनोटिक बैक्टीरियल डिसीज़ है। इसमें जो है ये डिसीज़ बैक्टीरिया से होती है, यूरिन ऑफ एनिमल्स जैसे रैट्स, कैटल, डॉग से ये फैलता है। मोर प्रेवलेंट है ये वार्म ह्यूमिड कंट्रीज़ में, बोथ अर्बन और रूरल एरियाज़ में। एक कंटेजियस डिसीज़ है एनिमल्स में। कैरियर्स जो हैं इसके वो वाइल्ड या डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं। पहले फेज़ में तो जो है सिम्टम्स सिंपल आते हैं, जैसे फीवर, चिल्स, हेडेक, मसल एक, वॉमिटिंग। पेशेंट फिर रिकवर हो जाता है और दोबारा बीमार हो जाता है। जब सेकंड फेज़ होता है तब ये ज़्यादा सिवियर हो जाता है, ठीक है, जब इसमें फिर ऑर्गन डैमेज होने का खतरा रहता है, और इसको एंटीबायोटिक से ट्रीट भी किया जा सकता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं तानसेन। टॉपिक आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दिया है एक अपील जिसमें परमिशन मांगी जा रही थी कि रिलीजियस और कल्चरल एक्टिविटीज़ जो है टॉम्ब ऑफ हज़रत शेख मोहम्मद गाउस पर जो है की जा सके। यहीं पर जो है वो तानसेन की भी ग्रेव है ग्वालियर में। तानसेन कौन थे? प्रोमिनेंट इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक कंपोज़र, म्यूजिशियन और वोकलिस्ट, जिन्होंने पॉपुलराइज़ किया, इम्प्रूव किया प्लक्ड रबाब को। सबसे पहले वो दौलत खान के शेड में रहते थे, और उसके बाद वो जो है अकबर के जो है वो कोर्ट में आए। इनको वो वन ऑफ द नवरत्न थे। अकबर ने उनको टाइटल दिया मियाँ का। इनको क्रेडिट मिलता है कुछ फेमस राग इंट्रोड्यूस करने का, और उनको रिमेंबर किया जाता है क्लासिक ध्रुपद कॉम्पोजिशंस के लिए भी, ठीक है।
So now let us see all these topics in English. So the first topic is Axiom 4 mission. This topic is important for your science and tech section. So in a historic moment, India's group captain Shubhanshu Shukla has piloted the Axiom 4 mission aboard the SpaceX Dragon capsule, which lifted off from Florida's Kennedy Space Center. He became the first Indian in 41 years to cross the Kármán line after Rakesh Sharma in 1984. This Kármán line is basically an imaginary boundary at an altitude of 100 kilometers, and it is recognized as the boundary between Earth's atmosphere and outer space. So his mission marks the beginning of human spaceflight becoming routine for India. So though ISRO has missed its 2022 deadline for human spaceflight, Gaganyaan program has injected urgency and focus into the agency. Human spaceflight is now a key tool for scientific, commercial, and geopolitical leverage. ISRO played a active role in Axiom 4, and it is not just merely a passenger partner. The knowledge which will be gained from Axiom 4 will strengthen the Gaganyaan program also, and ISRO is also planning to establish its own space station and send astronauts to the moon by 2040. So, space is poised to be one of the most impactful technologies of the future alongside AI, quantum computing, and clean energy. And unlike other tech domains where India may be lacking, space is an area where India holds a leading position, and it is even competing with space giants like US and China. India is a top space power, and it contributes only about 2% of the to the global space economy. Okay, so there's immense room for growth. Human spaceflight, this will inspire young Indians. It will attract young talent to the space sector, and it will boost innovation, employment, and economic development. So the next topic is summoning of lawyers. This topic is important for your governance section. So Supreme Court has stated that summoning lawyers for advising clients violates their rights and undermines the autonomy of the legal profession. Supreme Court has made these remarks while hearing a case involving a Gujarat-based lawyer who was summoned by police for helping his client secure bail in a loan dispute. So, Bharatiya Sakshya Adhiniyam 2023 grants privileged status to communications between lawyers and their clients, protecting them from a third party disclosure. Section 132 of the BSA prohibits advocates from disclosing client communications, even post employment. Lawyers are also exempt from testifying or disclosing their client communications in any form, and this privilege is exclusive to legal professionals. Okay, so Indian courts have consistently held that police or prosecution agencies cannot summon lawyers merely for advising their clients. Bombay High Court, Madhya Pradesh High Court recently have quashed summons which were given to advocates. So this attorney-client privilege has been upheld by the BSA and is reinforced by Advocates Act also, which is central to maintaining the integrity of legal profession. And this privilege ensures that lawyers provide impartial and fearless advice without fear of coercion or reprisal. Summoning legal professionals without any evidence of wrongdoing not only violates this protection but also threatens the institutional balance between bar, bench, and executive. So the next topic is black mass recovery technology. This topic is important for your Science and Tech section. Technology Development Board has extended financial support for commercialization of indigenous battery recycling technology. So this, what is black mass? It is the term used to describe the dark granular material which remains after the lithium ion batteries are shredded during recycling. It contains a valuable mix of metals like lithium, cobalt, nickel, manganese, and graphite. These materials are essential for the production of new batteries. So this black mass recovery technology basically is designed to extract battery grade lithium, cobalt, nickel, and manganese from end of life lithium ion batteries as to ensure high separation and this technology ensures high separation of efficiency and recovery rates of up to 97 to 99%. This end-to-end process includes collection, shredding, metal leaching, and downstream purification. The aim is to minimize import of critical minerals, and the recovered battery grade also meets global specifications. So the next topic is International Potato Center. This topic is important for your environment section. Union Cabinet has recently approved a proposal from the Department of Agriculture to establish the International Potato Center's South Asia Regional Center at Agra, Uttar Pradesh. So this International Potato Center was founded in 1971 as a research for development organization with a focus on potato, sweet potato, and Indian roots and tubers. So it delivers innovative science-based solutions to enhance access to affordable, nutritious food. Its research is carried out by 13 CGIAR centers and alliances. It is headquartered in Lima, that is in Peru, and it has a research presence in more than 20 countries in Africa, Asia, and Latin America. This Indian center will not just serve the domestic farmers, but it will also serve those in the other South Asian countries as well. India, is the world's second
top producer and consumer of potato. Okay. So the next topic is Integrated Biodiversity Assessment Tool Alliance. This topic is again important for your environment section. So recently, the Integrated Biodiversity Assessment Tool Alliance has announced that in its 2024 investment in biodiversity data reached a record level of $2.5 million. This alliance was founded in 2008 as a collaboration between four of the world's largest and most influential conservation organizations: BirdLife International, Conservation International, the IUCN, United Nations Environment Program, uh, United Nations Environment Program, World Conservation Monitoring Center. So this alliance has been a trusted source for organizations worldwide, supporting the private sector, governments, not-for-profits, and research institutions in making informed biodiversity decisions for nearly 2 decades. It also licenses commercial access to IBAT platform. Okay, it is supported by a network of conservation and scientific expertise, and it is headquartered in Cambridge, that is in UK. So the next topic is Passport Seva Portal. This topic is important for your governance section. Passport Seva Portal has experienced widespread server issues recently. So this portal was established by Ministry of External Affairs in partnership with TCS. It simplifies the passport application and renewal process in India. So it's a user-friendly portal which provides access to various passport services online. MEA has retained sovereign functions like verification, granting, and issuance of a passport, as well as ownership of core assets. The portal offers complete information regarding the documents required and the process to be followed for obtaining any of the documents mentioned above. So, to be able to use the facilities made available under Passport Seva, it is mandatory to register for Passport Seva online first. What is Passport Seva project? It is MEA's project who is responsible for the issuance of passports to Indian citizens. This was launched in May 2010. This envisages setting up of passport seva kendras across the country, and with the implementation of this PSP, PSKs are working as extended arms of regional passport offices. So the next topic is leptospirosis. This topic is important for your social issues. 5 people have succumbed to leptospirosis in Kerala. So this is a potentially fatal zoonotic bacterial disease, and this disease-causing bacteria is found in the urine of animals like rats, cattle, and dogs. It is more prevalent in warm, humid countries with both urban and rural areas. It is a contagious disease in animals, and the carriers of this disease can be either wild or domestic animals. In the first phase of this disease, symptoms emerge like fever, chills, headache, etc. But the patient may recover for a time but become ill again. So, but in the second phase, it is more severe and the person may suffer from organ damage also. But it can be treated with antibiotics. So the next topic is Tansen. This topic is important for your art and culture section. Madhya Pradesh High Court has dismissed an appeal seeking permission to perform religious and cultural activities at the tomb of Hazrat Sheikh Muhammad Ghaus, who and this premise also houses the grave of musical maestro Tansen in Gwalior. So Tansen was a prominent Indian classical music composer, musician, and vocalist. He was also an instrumentalist who popularized and improved the plucked rabab of Central Asian origin. He first stayed under the shelter of Daulat Khan, who was the son of Sher Shah Suri, and then was appointed the court singer of King Ramchandra of Bandhavgarh. He was among the Navratnas at the court of Mughal Emperor Jalauddin Akbar. Akbar gave him the title of Mia, and he is given the credit for introducing some of the famous ragas like Mia Ki Malhar, Mia Ki Todi, and Darbari. He was remembered for his classical Dhrupad compositions as well. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.